नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। यूपी यात्रा का सफर जा पहुंचा है संगम नगरी। धार्मिक नगरी इलाहाबाद को आखिर अखिलेश सरकार ने क्या दिया, विकास के कितने वायदे पूरे हुए और कितने अधूरे हैं, ये जानने के लिए शुरू करते हैं इलाहाबाद से यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा का कारवां संगम नगरी इलाहाबाद पहुंच चुका है। संगम इलाहाबाद की पहचान है और यूपी यात्रा में हम उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल की कामकाज की पड़ताल संगम से ही करते हैं, क्योंकि 2013 कुंभ में ही सरकार की पहली परीक्षा थी। आइए। संगम नगरी इलाहाबाद में हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। साल 2013 में महाकुंभ दस्तक देने वाला था। ऐसे में नई नवेली अखिलेश सरकार के लिए इलाहाबाद महाकुंभ सबसे पहली परीक्षा थी। लाखों श्रद्धालु इस महापर्व पर स्नान कर पुण्य कमाने के अभिलाषी थे। पूरी दुनिया की नजर इस ओर थी। कैसे युवा सीएम अखिलेश इस महापर्व को ऐतिहासिक बनाकर अच्छे कामों की लिस्ट में शामिल कराते हैं। महाकुंभ की तैयारियों और सरकार के प्रयासों को जानने हम संगम तट पर जा पहुंचे। पंडित जी, आपका नाम क्या है? भोला नाम मिश्रा। तो आप कब से यहाँ पे? हम लोग 20 साल हो गए। 20 साल से? 20 साल से? तो 2013 में थे आप कुंभ में? यहीं पे थे? हाँ, जहाँ संगम बनता है वहीं पर रहते हैं। तो 2013 का कुंभ कैसा था? पिछले कुंभ की अपेक्षा बहुत ही अच्छा था। हाँ। प्रशासन की दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा था, व्यवस्था की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था। इसकी व्यवस्था किस प्रकार से सुचारू रूप से मेला संपन्न हो गया, इस पर जो है अमेरिका ने यहाँ के अधिकारियों को और शासन को, प्रशासन को बुला करके पुरस्कृत किया था अमेरिका में। इलाहाबाद में 4 साल में कुछ हुआ काम वहाँ? जी अब तो इलाहाबाद जी हाँ, ड्रेनेज का चल रहा है और उसका जो रहा है सीवर का चल रहा है। लंबी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ये सब चल रही हैं। फुटपाथ बन रहे हैं, साइकिल रैक बन रहा है सड़क पर। काफी विकास हुआ। पक्के घाटों पर लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। साथ ही इलाहाबाद कुंभ में स्नान कर चुके कुछ लोग भी हमें घाट पर मिले, तो उनसे हमने कुंभ के आयोजन पर बात की। सर, आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, आप पहले भी आए यहाँ? मैं बचपन से आता रहा हूँ। कुंभ में भी आता रहा हूँ। 2013 में कुंभ में शासन ने बहुत बढ़िया जो है यहाँ व्यवस्था किया था, और रोड की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था और लोगों नहाने की, कपड़ा बदलने की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी यहाँ पे। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। सर, आपका नाम क्या है? मैं तो GS चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आप आए थे? मैं 13 में आया था। अच्छा, क्या हालात थे? हालात अच्छे थे, मिला जुला के सारी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी थी, यहाँ नहाने वहाने की व्यवस्था अच्छी थी, लाइटिंग अच्छी थी, शासन प्रशासन की व्यवस्था अच्छी थी, और कुल मिला जुला के कहा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। महाकुंभ की तैयारियों के बारे में लोगों से बात करके हम पहुंचे महंत नरेंद्र गिरी से मिलने, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। वो लगातार कुंभ की तैयारियों पर नजर बनाए हुए थे। उनसे हमने पूछा क्या सरकार ने वाकई अच्छा काम किया, तो जो जवाब में हमें मिला वो आपको सुनवा देते हैं। उससे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, युवा थे, वो काफी संतों के संपर्क में थे, हमारे भी संपर्क में थे। अब मुश्किल से वो हर आधे पौन घंटे में वो एक, जैसे मौनी अमावस्या के दिन हर 1 घंटे में मुझे बात करते थे महाराज क्या स्थिति है, और पूरे मेले को लेकर के वो जिस तरह से सक्रियता दिखाई। आप देखिए, वो मेला क्षेत्र जब भ्रमण करते थे तो कोई महात्मा अगर गाड़ी रोक दे तो रुक जाया करते थे, पूछते थे क्या कमी आपको है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मेला संभालना बहुत ही बड़ा काम है, और उन्होंने मेला संभाला। जिस परिवार के वो हैं वहाँ संत महात्माओं का भी बड़ा आदर होता है, ब्राह्मणों का आदर होता है, सभी धर्म गुरुओं का आदर होता है, और सभी धर्म का आदर करने के साथ साथ वो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल निष्ठावान है। तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। इलाहाबाद न सिर्फ एक तीर्थ नगरी के रूप में मशहूर है,
बल्कि यहाँ से निकली शख्सियतों ने इस शहर का खूब नाम रोशन किया है और अधिकतर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। यहाँ के छात्र हर विषय पर मजबूत पकड़ रखते हैं और जब बात सरकार और राजनीति की हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र इसमें बेजोड़ हैं। आखिर पिछले 4 साल में यूपी सरकार ने इलाहाबाद को क्या दिया है, ये जानने हमने रुख किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। संगम के बाद इलाहाबाद की पहचान है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश को कई बड़ी शख्सियत दी है। इस वक्त हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आइए चलते हैं, कुछ छात्रों से बात करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले तो हमने युवाओं से यूपी के युवा सीएम की कार्यशैली पर कई सवाल पूछे। छात्रों के लिए कुछ किया है सरकार ने? समाजवादी सरकार ने हाँ। बहुत कुछ किया है। अभी तो ये सबसे पहले तो ये कन्वेंस के लिए उन्होंने बस की सुविधा दी है, जिसके कारण से जो बाहर से आए हुए कई छात्र हैं उनको कन्वेंस के चार्जेस बच जा रहे हैं और अच्छे से। और दूसरी बात, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दूर हो जा रही है, कम समय में इस विश्वविद्यालय पहुंच जा रहे हैं, टाइम के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अगर लड़कियां हो गए, उनको जब आना होता है तो जनरली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें थोड़ी सी अनकन्वीनियंस आती है। हमें पता होता है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी की है। आप लोग यूनिवर्सिटी में? जी। यूपी सरकार के 4 साल हो गए, 4 साल में सरकार ने कुछ किया है छात्रों के लिए? जी हाँ, मुझे लगता है कि समाजवादी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने समाज के हर तबके के लिए काम किया है और जिसमें विशेष रूप से युवा और छात्र हैं। आप देख सकते हैं कि एक विशेष जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, पूरे प्रदेश में छात्र संघों पे रोक लगी हुई थी। उन्होंने आते ही उस छात्र संघ पे से रोक हटाई है और छात्र संघ छात्रों के सीखने की एक प्रथम राजनीति होता है, प्रथम नर्सरी होता है राजनीति को सीखने का, तो उन्होंने उस नर्सरी को खोलने का काम किया है। रोजगार के लिए छात्रों की, रोजगार के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं निकाली है। 1090 जो लैपटॉप वितरण हुआ है उसमें सर्विस सेंटर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको रखा गया है, तमाम लड़के रखे हैं उसमें। प्रदेश में आईटी हब बनाने की सरकार ने पहल की है और जो कि लखनऊ से शुरू भी हुई है। अभी मुश्किल से 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने खुद स्टूडेंट्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं जो कि 12th पास हैं और उनको कैंपस प्लेसमेंट, कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है। तो वो लगातार और इसके साथ ही साथ रोजगार कौशल विकास की वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं ताकि जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो ऐसे कौशलों को सीख सकें और उसका उनके अंदर डेवलपमेंट हो सके जिससे कि वो स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सके और उन्हें कंपनीज भी आसानी से ले लें। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कोई विजन सरकार के पास है, मुख्यमंत्री के पास है युवाओं के लिए? बिल्कुल है, विजन है। मुख्यमंत्री का जो रोजगार का इनका प्लान चल रहा है वो काफी सक्सेस हो रहा है। युवाओं को एक वो दिया जा रहा है, जैसे शुरुआत से इसे लैपटॉप वितरण की जो योजना रही है मुख्यमंत्री जी की, ये पहले ये क्योंकि जैसे हर गवर्नमेंट तो बात करती है प्राइमरी एजुकेशन की, बट वो प्रोवाइड नहीं करवा पाती, तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे अच्छा काम किया लैपटॉप वितरण करवा के, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन जो ई गवर्नेंस चल रहा है वो काफी सक्सेस हो। और ये रोजगार की बात है तो आप वैकेंसीज देख ही रहे हैं, जो युवाओं को प्रॉपर उसमें वो दिया जा रहा है, भागीदारी हो रही है, तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। युवाओं के दिल की बात जानकर हम आगे बढ़े, ये जानने कि तरक्की का साथ हर तबके को बराबर मिल रहा है या नहीं। हम इलाहाबाद के इस्लामिया मदरसे पहुँचे। दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में जरूरी है कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना, ताकि मजहबी और दीनी तालीम के साथ साथ तकनीकी इल्म भी हासिल किया जा सके। आइए चलते हैं किसी मदरसे में और देखते हैं हालात वैसे ही हैं या कुछ बदला है। आइए। मदरसे में जो चीज हमें बदली हुई लग रही थी वो था कुरान की आयतों के साथ अब साइंस और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी लड़कियों को सिखाए जा रहे थे। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तालीम में इजाफा हुआ है और यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स की आर्थिक हालत में भी, लेकिन ये हालात पहले ऐसे नहीं थे। अंजुम यहाँ अरबी टीचर हैं। अंजुम ने हमें बताया कि पहले और अब में क्या फर्क आया है। अंजुम अपनी तन्हाई का जिक्र हमसे करती जा रही थी। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, अंजुम की आंखों से आंसू निकलने लगे। हमें समझ आ गया था अंजुम का बीता दौर कितना मुश्किल होगा, लेकिन अब अंजुम खुश हैं।
अखिलेश सरकार के एक फैसले ने अंजुम जैसी कई महिलाओं को आत्मनिर्भर तरीके से जीने का रास्ता दिखाया है। आप कितनी मिल रही है? 30-35 मिल रही है। और पहले कितनी मिल रही थी? पहले तो 2-2.5 हजार। अच्छा जी। क्या क्या फर्क आया तब में और अब? बहुत फर्क आया है। बहुत फर्क आया है। समझिए इतनी मेहनत करते थे तब, उसमें हम इतना पैसा नहीं पा पाते थे। अब जो हमें ये कि हम आते हैं सुबह से, अगर आते हैं 12-1 बजे तक, हमें इतनी है कि हम अपनी अच्छी लाइफ, अपने बच्चों की अच्छी लाइफ बना सकते, यही फर्क है। नहीं तो हम इतना तो हम सारा दिन भी मेहनत करते थे तो हमें नहीं मिलता था। ये समझिए ट्यूशन करते थे, 2 स्कूल करते थे, तब भी हमें इतनी सुविधा नहीं थी। अब तो इसकी वजह से हमें बहुत वो हो गया है। आप जज्बाती हुए? बहुत परेशानी से जिंदगी काटा है। मुझे बताएं परेशानी। विडो हो गए हैं बस शुरू से, फिर बाद में हमने सब पढ़ाई किया सब, और फिर इसके बाद जॉब करना शुरू किया। अब परवरदिगार का शुक्र है, ऊपर वाले का रहम है कि अब तो इस लायक कर दिए हो गए हैं कि अपने बच्चों की अच्छी लाइफ बना सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कायदे से। इसमें सरकार का कोई काम रोल है? हाँ, सरकारी के तो पूरा रोल है। सब सरकार का है, नहीं तो क्या होता हम लोग का। बराबरी और तरक्की के दौर को देखते हुए हम इलाहाबाद की सड़कों पर आगे बढ़ चले और जा पहुंचे खेलगांव। शिक्षा के अलावा पिछले कुछ वक्त में इलाहाबाद ने खेल के क्षेत्र में भी अच्छा किया है। इसमें खास तौर पर जिम्नास्टिक्स और एथलेटिक्स के क्षेत्र में। चलकर देखते हैं कि इसमें सरकार ने कुछ किया है इन लोगों के लिए या महज नजरअंदाज किया है। हाय। खेलगांव में कई खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए मिले। कुछ ऐसे भी थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं। आदित्य राणा जिम्नास्टिक के खिलाड़ी हैं। एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में अपना कमाल दिखा चुके हैं। आदित्य छोटी उम्र से ही खेलगांव में आते रहे हैं। आदित्य बताते हैं, इलाहाबाद का खेलगांव पूरे यूपी में अकेला ऐसा है जहां जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों पर खास ध्यान दिया जाता है और इसका असर भी दिखा है। इलाहाबाद से कई बड़े खिलाड़ी देश को मिले हैं। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग किसी तरह का मिलता है? हाँ, मिलता है। जैसे कि 2014 में मैंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स खेला, तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 5 लाख कॉमनवेल्थ के लिए और 5 लाख एशियन गेम्स के लिए मिला। अच्छा। और अभी जो नेशनल गेम्स हुए थे 2015 में जनवरी में, तो उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए मिला। कोई भी खिलाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, तो राज्य सरकार उसको एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेशन के लिए उसको 5 लाख रुपया देती है। अच्छा। ये पार्टिसिपेशन पे? सिर्फ पार्टिसिपेशन पे। पहले राज्य सरकार मेडल जीतने पे देती थी। अच्छा। और अब ये हो गया है कि एक खाना और प्रोत्साहन है। खेलगांव के बाद हम महामना स्टेडियम पहुंचे, जहां कई नामी एथलेटिक्स से मुलाकात हुई। हैमर थ्रो में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भारत की दावेदारी करने वाले चंद्रोदय हमें मिले। उनके मुताबिक अगर उन्हें इग्नोर किया गया होता तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा समय लाया है। खिलाड़ियों के लिए इस सरकार ने सबसे ज्यादा मदद, सबसे ज्यादा धनराशि हमारे भारत में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो पैसे मिल रहे हैं इसी स्टेट से मिल रहे हैं। आज की डेट में ओलंपिक पे पार्टिसिपेट करने के लिए केवल ओलंपिक पार्टिसिपेट में 10 लाख पे सरकार दे रही है, जो ये किसी स्टेट में भी लागू नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की प्राइस मनी है 6 करोड़ फॉर गोल्ड, 4 करोड़ फॉर सिल्वर एंड 2 करोड़ फॉर ब्रॉन्ज मेडल।
खेल खिलाड़ियों को सुविधा अच्छी मिलेगी तो वो अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाएंगे और इसके लिए राज्य की खेल नीति का अच्छा होना बेहद जरूरी है। यूपी यात्रा में रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ और इलाहाबाद की कहानियों के साथ। इलाहाबाद यूपी यात्रा के सफर में एक गांव की तरफ हम बढ़ चले। उस गांव का नाम है दांदूपुर। गांव में बने इस स्कूल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा का स्तर क्या होगा। वैसे तो इलाहाबाद शिक्षा और साहित्य की राजधानी है। यहाँ के कॉलेजों में पढ़ने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की स्थिति क्या है, हालात क्या है, देखते हैं। ये एक सरकारी स्कूल है जो दिखता एकदम प्राइवेट स्कूल की तरह है। एक गांव के स्कूल में इस तरह का अनुशासन देखना बेहद अच्छा लगता है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ कंप्यूटर लैब के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी लैब है। ये सब देखने के बाद हम ये जानने स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुँचे कि आखिर गांव में इतना मॉडर्न स्कूल कैसे बना। सर मैं सुहेल तो मैंने आपका स्कूल देखा गाँव में बना हुआ और बड़ा। तो ये आपका जो स्कूल है ये बहुत प्राइवेट स्कूल जैसा। जी हाँ, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की देन है। उनका एक सपना है कि हर मंडल में हम एक एक कॉलेज ऐसा खोलें, ऐसा मॉडल स्कूल खोलें जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और भी सरकारी स्कूल तो होंगे इस तरह के स्कूल का खास मकसद? हाँ, सरकारी स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन हमारा जो विद्यालय है मॉडल स्कूल है और सीबीएसई बोर्ड से ही एफिलिएटेड है। ये मेरे मन में मृदुल बसंत, सरकार की प्लानिंग है 8 मंडलों में इसी तरह के समाजवादी अभिनव विद्यालय खोले जाएं, जिसमें गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरह एजुकेशन मिल सके। क्या आपका बच्चा यहीं पढ़ता है? जी सर। तो कैसा स्कूल है ये? स्कूल अच्छा है सर। क्या अच्छा है इसमें? अच्छा ये है कि हमने देखा है कि सर जैसे बड़े बड़े शहरों में इस तरीके के स्कूल होते हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा स्कूल खुल गया है सर। अच्छा। और जो बच्चे टैलेंटेड है पढ़ने वाले गांव के भी एक दिल्ली मॉडल स्कूल की तरह यहाँ भी शिक्षा लेंगे और उनके अंदर थोड़ा उत्साह बढ़ेगा अन्य विद्यालयों के प्रति और बच्चों के प्रति। स्कूल में कुछ नया है कि जैसे बाकी स्कूल है वैसे ही है ये भी? नहीं, नया स्कूल। क्या है नया यहाँ? यहाँ सब चीज सुविधा है, पढ़ाई अच्छी होता है, ज्ञान है। कैसी पढ़ाई है? कैसा स्कूल है ये? अच्छा, इसीलिए तो नाम डलवा दिया, इसमें मेरिट में आ गया था, नाम डलवा दिया इसमें। हर गांव में इस तरह के स्कूल होंगे तो बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। स्कूल के बाद हम एक ऐसे किसान के पास पहुंचे जिसने परंपरागत खेती को छोड़ कुछ नया करने की सोची। अगर आप अमरूद खाने के शौकीन हैं, तो आपने इलाहाबादी अमरूद का स्वाद जरूर चखा होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में, लगभग 3 सालों में इलाहाबाद में केले की पैदावार बढ़ी है। किसान गेहूं और धान की खेती से केले की तरफ रुख कर रहा है। कैसे संभव हुआ ये, चलकर देखते हैं। इलाहाबाद के इस गांव में चारों तरफ केले के पेड़ ही दिखाई देंगे, जबकि इस इलाके में गेहूं, धान की खेती ज्यादा की जाती है। धर्मेंद्र ने ऐसे वक्त में फसल बदलने का फैसला लिया जब बारिश और ओलों से किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी। नतीजा कुछ सालों बाद मिला, लेकिन दूसरी फसल से काफी अच्छा। 1 बीघा में लगभग एक किसान कितना कमा सकता है केले का? 1 बीघे में एक किसान अगर सही ढंग से तैयारी कर लिया है और मंडी का भी रेट सही मिल गया है अगर उसको, तो 60-70 हजार रुपए बीघे से की आराम से बचत है।
धर्मेंद्र ने लगभग 20 बीघे में केला बोया है। अगस्त में बुआई करते हैं और अक्टूबर तक मेहनत का फल भी मिल जाता है। और पुरानी फसल के मुकाबले में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। इसमें आपको सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता? नहीं, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। सरकार की ही वजह से आज यहाँ की इस क्षेत्र की जनता जो है सरकार की वजह से, मतलब कि ये जो आज इस स्तर पे पहुंचे हम लोग, वो सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो सरकार इसमें आपको क्या देती है? सरकार अब जैसे मान लीजिए 15 रुपए का पौधा हुआ, तो सरकार इसमें 3-4 रुपए कृषक अंश जमा होता है, बाकी 10-11 रुपए सरकार अपनी तरफ से हमारे खाते में जब से पैसा वो रिटर्न कर देती है। अच्छा। डीबीटी के तहत खेती में नया नजरिया और तकनीक का इस्तेमाल, जिसके बाद धर्मेंद्र की हालत काफी सुधरी। उन्होंने केले की खेती से ही बेटे को बीटेक की पढ़ाई कराई। साथ ही सरकारी स्कीम ने उनके मुनाफे को बढ़ाने में काफी मदद की। सरकार किसानों को मुनाफे वाली खेती के लिए पौधे दे रही है, ये अच्छा कदम है। और क्या कुछ कर सकती है? जी हाँ, पौधे के लिए जो सरकार है किसानों को उपलब्ध करा रही है पौधे, ये बहुत बढ़िया कदम है सरकार का। इससे किसान जो है, जो अपने नीचे के स्तर से वो पहले मध्यम में आए, अब थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र अपने गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। वो दूसरे किसानों को भी सलाह देते हैं कि थोड़ा सा हौसला हो तो सब कुछ मुमकिन है। बस जरूरत है सरकारी योजनाओं के लिए जागरूक होकर उन्हें इस्तेमाल करने की। फिलहाल संगम नगरी से इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।